नस्ल है जो भारतीय मूल की नहीं है, जिसे कभी आर्य कहा गया, कभी यूरेशियन कहा गया, तो वे यहूदी लोग हैं। यहूदी लोग हैं। यहूदियों का जो नस्ल है, ब्रह्मा के मुख से पैदा किए हुए लोग। दुनिया में कहीं पर भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें मुख से कोई पैदा होता हो। लेकिन ये सत्यता है कि मुख से पैदा कैसे होते हैं। भारत के अंदर रहने वाली वो नस्ल अपने आप को ब्रह्मा की औलाद कहती है या ब्रह्मा की संतान कहती है, वो रियल में अब्रामा की संतान है। अब्रामा की संतान है और अब्रामा यहूदियों के पहले प्रोफेट, प्रथम प्रोफेट है, जिन्होंने अपने मुंह से जो वचन निकाल करके या प्रवचन दे करके उनको एक आइडेंटिटी दी, एक पहचान दी। उसी की वजह से वो कहते हैं, हम उधर अब्रामा कह दें तो हम समझ जाएंगे ये यहूदी हैं, इसलिए अब्रामा का अ हटा करके ब्रह्मा कर देते हैं और कहते हैं हम ब्रह्मा की संतान है। अब्रामा ने क्या संदेश दिया यहूदियों को? पहली बार जब यहूदी धर्म की स्थापना होती है, उस समय अब्रामा ने पहला प्रवचन क्या दिया? उसने कहा, तुम दुनिया के श्रेष्ठ लोग, तुम दुनिया के श्रेष्ठ लोग हो और तुम्हें हमेशा श्रेष्ठ रहना है। ये एक सेंटेंस एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी बन गई, एक बहुत बड़ा विचार बन गया और एक बहुत बड़े परिवर्तनों का कारण बन गया, बहुत बड़े अत्याचार, शोषण और अन्याय का कारण बन गया। क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति जब श्रेष्ठ होने की बात करता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, तो नेचुरली उसे दूसरे लोगों को हीन घोषित करना पड़ता है, नीच घोषित करना पड़ता है, उन्हें दबा कर रखना पड़ता है, उनका शोषण करना पड़ता है, उन पर अत्याचार करना पड़ता है, उनके साथ अन्याय करना पड़ता है, तब जाकर वो अपने आप को श्रेष्ठ रख पाता है। ये उन लोगों की आइडियोलॉजी है जो भारत में हमेशा संघर्ष करती है सिर्फ श्रेष्ठ बने रहने के लिए। जहां पर भी जैसी भी परिस्थिति आ जाए, उससे कोई समझौता वो नहीं करती है, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी मामला क्यों ना हो। तो बात आज की है सावित्रीबाई फुले और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य की, एक महिलाओं को लेकर के। और हमारा संघर्ष जो है वो कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं है। आज इस हॉल में हम लोग बैठ कर के चर्चा कर रहे हैं, ये संघर्ष लगभग हम लोग कहें तो कम से कम, जहाँ तक भारत की हिस्ट्री है उसके अनुसार भी कहें, तब भी शायद ये 3000 साल पुराना संघर्ष। 3000 साल, 3000 महीने नहीं, 3000 दिन नहीं, 3000 साल पुराना संघर्ष है जो आज भी जारी है। तो कहीं न कहीं अगर ये संघर्ष कंटिन्यू है, जारी है, लगातार चल रहा है, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं दो विचारधाराओं का कह दो या दो कह सकते हैं कि नस्लों का कह दो, कहीं न कहीं संघर्ष है। तब नहीं तो कोई भी लड़ाई होती है वो खत्म हो जाती है, कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पे आके खत्म हो जाती है। लेकिन ये लड़ाई खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि ये लड़ाई जो है एक वैचारिक लड़ाई है, एक नस्लों की लड़ाई है, एक नस्ल की दूसरी नस्ल के साथ लड़ाई है। एक नस्ल की अपनी विचारधारा है और दूसरी नस्ल की अपनी विचारधारा है। इसलिए ये लगातार संघर्ष जारी रहता है, कभी बंद नहीं होता। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसी विचारधाराएं हैं जिनका संघर्ष है और ये संघर्ष रुक क्यों नहीं रहा। क्योंकि दोनों ही विचारधाराएं कहीं पर भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं, किसी भी रूप में समझौता करने के लिए तैयार ही नहीं है और हो भी नहीं सकती। जैसे एक विचारधारा जिससे हम लड़ रहे हैं, और मैं स्पष्ट कहता हूं और मेरे रिसर्च के अनुसार कह रहा हूं कि इस देश के अंदर एक नस्ल है जो भारतीय मूल की नहीं है, जिसे कभी आर्य कहा गया, कभी कुछ कहा गया, कभी यूरेशियन कहा गया, अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्याख्या में लिखा। लेकिन रियल में जब हम वहाँ पहुँचे उसकी खोज में, तो वे यहूदी लोग हैं। यहूदी लोग हैं और यहूदियों के इतिहास को अगर आप कुछ तो आपको नेट पे भी मिल जाएगा, बाकी आपको अपने स्तर पे खोजना पड़ेगा। यहूदियों का जो नस्ल है, यहूदियों की जो जिसको ये लोग अपने यहाँ पर क्या कहते हैं, ब्रह्मा के मुख से पैदा किए हुए लोग। दुनिया में कहीं पर भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें मुख से कोई पैदा होता हो। ये है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। और सुनने लायक के मानने लायक तो बाद में कहेंगे हम, सुनने लायक बात भी नहीं। लेकिन ये सत्यता है कि मुख से पैदा कैसे होते हैं। भारत के अंदर रहने वाली वो नस्ल अपने आप को ब्रह्मा की औलाद कहती है या ब्रह्मा की संतान कहती है, वो रियल में अब्रामा की संतान है। अब्रामा की संतान है और अब्रामा यहूदियों के पहले प्रोफेट, प्रथम प्रोफेट है, जिन्होंने अपने मुंह से जो वचन निकाल करके या प्रवचन दे करके उनको एक आइडेंटिटी दी, एक पहचान दी और एक क्या कह सकते हैं उसको ज्ञान दिया। उसी की वजह से वो कहते हैं, हम उधर अब्रामा कह दें तो हम समझ जाएंगे ये यहूदी हैं, इसलिए अब्रामा का अ हटा करके ब्रह्मा कर देते हैं और कहते हैं हम ब्रह्मा की संतान है। तो ये बात क्या है वो लाना चाह रहा हूँ। अब्रामा ने क्या संदेश दिया यहूदियों को? पहली बार जब यहूदी धर्म की स्थापना होती है, उस समय अब्रामा ने पहला प्रवचन क्या दिया? उसने कहा, तुम दुनिया के श्रेष्ठ लोग हो
और तुम्हें हमेशा श्रेष्ठ रहना है। ये एक सेंटेंस एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी बन गई, एक बहुत बड़ा विचार बन गया और एक बहुत बड़े परिवर्तनों का कारण बन गया, बहुत बड़े अत्याचार, शोषण और अन्याय का कारण बन गया। क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति जब श्रेष्ठ होने की बात करता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, तो नेचुरली उसे दूसरे लोगों को हीन घोषित करना पड़ता है, नीच घोषित करना पड़ता है, उन्हें दबा कर रखना पड़ता है, उनका शोषण करना पड़ता है, उन पर अत्याचार करना पड़ता है, उनके साथ अन्याय करना पड़ता है, तब जाकर वो अपने आप को श्रेष्ठ रख पाता है। ये उन लोगों की आइडियोलॉजी है जो भारत में हमेशा संघर्ष करती है सिर्फ श्रेष्ठ बने रहने के लिए। जहां पर भी जैसी भी परिस्थिति आ जाए उससे कोई समझौता वो नहीं करती है, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी मामला क्यों ना हो। क्या कह सकते हैं, आज की परिप्रेक्ष्य में हम कहें तो दीनदयाल उपाध्याय का मामला हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मामला हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के घुटने काट करके उसको दबाने का मामला हो, चाहे आज की तारीख में अहमदाबाद की घटना का मामला, वो अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं और कहीं पर भी कितने से कितना बड़ा भी अमानवीय कृत्य कर देते हैं। ये एक आइडियोलॉजी है जिसके खिलाफ हमारी आइडियोलॉजी लड़ रही है। अब हमारी आइडियोलॉजी क्या है? हमारी आइडियोलॉजी हम कहें तो पहले जमाने से हम कहें तो हम गण व्यवस्था के लोग थे। गण व्यवस्था के अंदर कहीं पर भी हथियार को जगह नहीं थी, युद्ध को स्थान नहीं था। जो भी बातें होती थी बैठकर पंचायतों के हिसाब से या फिर बैठ करके सुलझाई जाती थी। और उसी का सबसे बड़ा कारण बुद्ध के जीवन का है, जिसकी वजह से बुद्ध को गृह त्याग करना पड़ा। और गृह त्याग करने के बाद में जो बुद्ध ने कहा, तथागत ने जो कहा, हम उसके अनुयायी हैं। और वो कहते हैं कि घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता, आपको उसके लिए प्रेम का जो है उपयोग करना चाहिए। तो ये विचारधारा जो है वो कभी किसी भी रूप में अत्याचार और अन्याय करने के लिए अलाउ नहीं करती। तथागत की विचारधारा जिसे हम मानते हैं या जो हमारे रग में है, हमारी नस्ल में है, हमारे रेस में है, हमारे ब्लड में है, हमारे डीएनए में है, वो क्या चीज है कि हम कभी भी किसी के साथ अत्याचार अन्याय नहीं कर सकते और करने की अनुमति भी हमें नहीं है। हम समानतावादी लोग हैं, हम भाईचारा चाहते हैं, हम न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता चाहते हैं। ये हमारा नेचर है, ये हमारा डीएनए है और उनका डीएनए है हमेशा श्रेष्ठ बने रहना। तो नेचुरली है कि दो विचारधाराओं के बीच में टकराव तो होना ही होना है। ना तो ये समझौता करने को तैयार है और ना वो समझौता करने को तैयार है। वो एक कदम नीचे आकर ये नहीं कह सकता है कि हम सब समान हैं, हम बराबर हैं, वो ये नहीं कह सकता। और हम ये नहीं कह सकते कि तू अत्याचारी है, अन्यायी है, अब तेरा काम हम तमाम कर देंगे, हम ये कह नहीं सकते। इसलिए हम महापुरुषों की एक लंबी लाइन, हम कहते हैं आज दिन तक हमारे बामसेब के माध्यम से 600 से ज़्यादा ऐसे महापुरुषों की हिस्ट्री लिखी जा चुकी है। अलग अलग लोगों ने शोध करके, ज़्यादा ही है लेकिन स्थानीय लोगों को उसमें शामिल नहीं किया गया है। नेशनल लेवल पे जो महापुरुष हुए हैं उनकी 600 लोगों की हिस्ट्री हम लोगों ने लिखी। लेकिन एक भी महापुरुष इतना लंबा संघर्ष करने के बाद, बाबा साहब अम्बेडकर वो भी डॉक्यूमेंटली कह सकते हैं सफल हुए, वो भी फिजिकल या सोशल रूप से सफल नहीं हो पाए। तो जितने हमारे संत कबीर कह दो, गुरु रविदास कह दो, गुरु नानक, जम्बेश्वर, जसनाथ, धन्नाजाड़, पीपादर जी, ऐसे इतने सैकड़ों इस उत्तर भारत में भी महापुरुष हुए हैं, वो सफल नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सके सफल? उसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने भी कहीं भी समझौता नहीं किया कि हम टिट फॉर टैट करेंगे या फिर दुश्मन जैसा व्यवहार कर रहा है वैसा हम भी करेंगे। और यही शायद कारण मैं समझता हूँ कि लगातार 3000 साल से ये संघर्ष जारी है। हमारा दुश्मन जो है वो अपने आप को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए नए नए तरीके, नए नए रिसर्च वर्क करता रहता है। उसको मालूम है ना कि मुझे श्रेष्ठ कैसे रहना है और इनको दबाकर कैसे रखना है। वो तरीके तो ढूंढेगा ना। जब भी कोई आवाज उठती है, जब भी कोई बुलबुला उठता है, जब भी कोई चिंगारी उठती है, वो उसे तुरंत दबाने के लिए प्रयास करता है, तो उसका तरीका भी ढूंढता है। अब उसका तरीका ढूंढता है तो उस तरीके में एक सबसे बड़ा फैक्ट उनके पास में आता है, और हमारी साइकोलॉजी, हमारा जो मनोविज्ञान है वो उसको पहले पढ़ता है कि इन लोगों का नेचर क्या है, इनके ब्लड में क्या है, ये लोग कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं। तो डिवाइड एंड रूल का मामला जब आता है तो वही है, भाई से भाई को लड़ाने का, वो भी उनका इजाद किया हुआ है। ठीक उसी तरीके से महिलाओं को उन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजिकल पढ़ा
मैं कहता हूं कि महिलाओं में इतनी संवेदनशीलता होती है, भावुक होती हैं, वो इतनी इमोशनल होती हैं कि किसी छोटी सी चीज से भी फटाफट इमोशनल हो जाती है और तुरंत ही उसकी तरफ आगे बढ़ जाती है, उसको करने के तैयार हो जाती है। ये है अनमेच्योर वुमेन्स, जो है महिलाएं, अशिक्षित महिलाएं, उन लोगों के। अब जो महिला शिक्षित हो गई, शिक्षित का मतलब ये नहीं है हमारा यहाँ किताबों से नहीं है, शिक्षित का मतलब डिग्री से नहीं है, ठीक है ना। शिक्षित का मतलब है कि ये इस जो बात हम कर रहे हैं इस आइडियोलॉजी से कितना परिचित है, दुश्मन का, जैसे कि उमाशंकर जी ने कहा कि दुश्मन की पहचान उसके पास में कितनी है, अपने और पराये का बोध उसके पास कितना है, उसको अपने हित और अहित के बारे में कितना मानसिक विकास या बौद्धिक विकास उसका हुआ है, ये है, डिग्रियों से नहीं है। डिग्री कोई भी ले लेगी, बड़ी से बड़ी डिग्री ले लेगी, लेकिन उससे वो उस डिग्री का ज्ञान होगा, उस विषय का ज्ञान होगा, वो सारा हो सकता है। लेकिन जिस महिला ने इस मिशन में आकर के, अगर यहाँ पर ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है, प्राइमरी एजुकेशन भी अगर इधर आकर के ले लिया, 5वीं 8वीं भी अगर कर लिया इस मिशन में, वो महिला इतनी, क्या कह सकते हैं कि मैच्योर हो जाती है कि दुश्मन की कोई भी ताकत उसे कभी इमोशन नहीं कर सकती। और यही कारण है 2001 से लेकर के लगातार कहीं न कहीं हम मिल लेते हैं, 4 साल 5 साल में मिल लेते हैं। ये वैचारिक मजबूती है, एजुकेशन वाली नहीं है। सिर्फ ये नहीं है कि भाई पीएचडी कर लिया, डॉक्टरेट हो गए इसलिए वो हो गए, वो नहीं है। अभी हमारी बहन नहीं है तो अब है उमाशंकर जी, लेकिन जिसकी जिक्र कर रहे थे भाई माधुरी की, उस समय वो वैचारिक रूप से इतनी मजबूत हो गई थी कि आज दिन तक वो रास्ता नहीं बदल पा रही, बदल ही नहीं सकता। और चले गए इसलिए, नहीं तो कह देता कि बदल नहीं सकता, इसलिए आज भी भगत जी इसी काम में लगे हुए। ये है आइडियोलॉजी। दुश्मन ने देखा कि सबसे कमजोर मामला ये है, यहां कमजोर है। और मैं आपको बता दूं, मैं कहता भी हूं और साफ साफ कहता हूं, मेरी पत्नी भी साथ में है, लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी खराब होने की वजह से वो गाड़ी में। ये बात आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से, हर स्त्री और पुरुष के ऊपर लागू होती है कि आदमी चाहे कितना ही धुरंधर हो, है ना, महान हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे किसी भी पद या ओहदे पर हो, कितना ही बड़ा क्यों ना उसके ऊपर लवाजमा चाहे 100 लोगों का हो, चाहे उसके अंडर में काम करने वाले 1000 नहीं 10,000 मैन पावर हो, है, किसी कंपनी का बड़ा सीईओ हो या ऑल ओवर कुछ भी हो, मैं हमेशा कहता हूं घर जाकर के तो उसको लहसुन छीलने ही पड़ते हैं। मंचों पर जाए, बड़े बड़े भाषण दे, कुछ भी करे, घर जाएगा तो लहसुन छीलना पड़ेगा। क्योंकि बीवी कह देगी थोड़ा सा देख ला, थोड़ा सा कर लेना, और वो बीवी की बात को नहीं टाल सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मैं एक बहुत बड़ा प्रबोधन करके आया हूँ, बहुत बड़ा भाषण दे के आया हूँ, वहां लोगों ने मुझे मालाओं से लद लिया था, सिर पे कंधे पे उठा लिया था और तू लहसुन छिलवा रही है। नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। घर में जाकर उसे अपनी बात माननी ही पड़ेगी। पूरी दुनिया को वो अपनी बात मनवाता है, लेकिन घर आकर के उसे अपनी पत्नी की बात मानना पड़ता है। ये सच्चाई है और है। अब क्या है इससे क्या फर्क पड़ता है? लहसुन छील लिए चल दिए? नहीं, मामला यहाँ तक नहीं है। मैंने मिशन में रह करके 30 सालों में ये देखा है कि जब भी हम प्रोग्राम में जाते हैं तो हमारे एक साथी हैं दिल्ली में, वीर सिंह जी, बहुत, वो कहते हैं जब महिलाओं की संख्या कम देखते हैं तो कहते हैं कि श्री श्री सब आ गए, मती को घर छोड़े आए। श्री श्री तो सब आ गए और मती को घर छोड़े आए। अब श्री श्री आते हैं, भाषण सुनते हैं, जय भीम का नारा लगाते हैं, मेरा जैसा डॉक्टर साहब जैसा कोई आदमी खड़ा हो जाए, तालियां बजा करके खुश हो जाते हैं, ठीक है। तुम यहाँ हॉल में बैठ करके ज्योतिबा फूले को पढ़ रहे हो, उस पर चर्चा कर रहे हो, और तुम्हारी पत्नी वहां मंदिर में घंटा बजा रही है। मती तो वहां रह गई भाई, श्री आ गया और मती घर में रहेगी। जब दोनों मिलते हैं तो श्री और श्रीमती बनता है। तो जब तक आपकी श्रीमती घर में है, और वो, इसलिए मैंने कार्यकर्ताओं का भी देखा मैडम, कार्यकर्ता क्या करते हैं, घर के अंदर जो बैठक रूम होता है ना, उसके बीच में एक पर्दा रखते हैं। हम जैसे मैडम जैसे लोग जब जाते हैं तो बैठक वाले रूम में बिठाते हैं, वहाँ हम नज़र घुमाते हैं, ज्योतिबा फूले, बाबा साहब, बिरसा मुंडा, फला फला, साहू महाराज, शिवाजी सब है, हम खुश हो जाते हैं, पक्का मिशनरी है। और भूल से भी वो घर की पत्नी जब वहाँ से पर्दा हटा के चाय लेके आती है, तब देखते हैं कि देवी जी और गणेश जी सब विराजमान है। वो आगे में है, हमारे महापुरुष बाहर वाले कमरे में है। वो बाहर वाले कमरे से ही निकल जाते हैं और अंदर वाले में वो होता है। क्यों होता है? क्योंकि दुश्मन ने देखा कि ये जो स्त्री है, नारी जो है, खास करके भारतीय नारी, वो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है, चाहे आप मनोरंजन से क्या कुछ भी करवा लो उनसे। इसलिए
जब सावित्रीबाई फूले पहली बार भारत के अंदर क्रांति करती है, एक महिला, कितनी महिलाओं ने उसको पता नहीं क्या क्या कहा होगा, ऐसी ऐसी गालियां दी जिसको ना तो कहीं लिखा जा सकता है ना कहीं बोला जा सकता है। लेकिन सावित्रीबाई फूले ने इस चीज को समझ लिया था, इसलिए उन्होंने अपने काम को नहीं रोका, अपने काम को रुकने नहीं दिया, चाहे वो कितनी ही कष्ट झेली, तकलीफें दी, लेकिन वो कभी रुकी नहीं रुकी। उसको क्या क्या कहा, कैसे कैसे कहा। अब जिन औरतों ने उस समय सावित्रीबाई फूले को गालियां दी होगी, उसे भला बुरा कहा होगा, आज उनकी पोती या नातिन कहीं कहीं IAS है, कहीं प्रोफेसर है, कहीं डॉक्टर है, कहीं इंजीनियर है ना। जिन्होंने गाली दी थी सावित्रीबाई फूले को, आज उनकी बेटियां CM तक बन गई, आज उनकी बेटियां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक बन गई ना। तो ये बात उन्होंने उस समय समझ ली थी, इसलिए वो किसी भी चीज से प्रभावित नहीं हुई, इमोशन नहीं हुई। उनके पति के ऊपर मारने के कई बार प्रयास किए गए, ज्योतिबा फूले को कई, मतलब कितना कह सकते हैं कष्ट उनको हुआ, लेकिन वो रुकी नहीं। क्यों नहीं रुकी? क्योंकि उनके पास में अपनी विचार, अपनी आइडियोलॉजी, अपने महापुरुषों का ज्ञान और अपना दोस्त और दुश्मन की जानकारी उसको हो गई थी। इसलिए जिस महिला को भी ये जानकारी हो जाएगी, वो कोई तो कहता है कि स्त्री पढ़ी लिखी हो, पढ़ी लिखी का हमारी ज्ञान में हम आइडियोलॉजिकल ही पढ़ा लिखा कहेंगे, तो वो पढ़ी लिखी जो महिला है, हमारी बहन है, वो कहते हैं कि 2 घर सुधारती है, अपना घर, ससुराल का घर नहीं, वो अपने मोहल्ले को सुधार सकती, मोहल्ले में परिवर्तन ला सकती, वो अपने जिले में ला सकती, राज्य में ला सकती और देश में परिवर्तन ला सकती। बस तय करना पड़ता है, उसके लिए निकलना पड़ता है कि हम निकलेंगे, हम करेंगे। हमने तय कर दिया, ठान लेना जिसको कहते हैं ना अपनी भाषा में, ठान लेना। अगर ठान लेती है तो करती, इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन जैसे कि बात कही कि ये सारी चीज करने के लिए और एक बड़ी सफलता हासिल करने के लिए, भारत की मूल स्थिति में लाने के लिए, उस गणतंत्रात्मक व्यवस्था जिसे कि भारत के संविधान में कहा गया रिपब्लिक इंडिया, उस रिपब्लिक इंडिया को पुनः स्थापित करने के लिए हम लोगों को जो प्रोसेस चलाना है, उस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर शॉर्टकट मार लेते हैं। हमारे लीडर शॉर्टकट मार जाते हैं और उन शॉर्टकट मारने वाले लीडर्स की वजह से हम जैसे लोगों को भी कई बार अनाथ होकर के ऐसे धक्के खाने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी नहीं रुकते हैं, चलेंगे, जितना चल सकते हैं उतना चलेंगे, रुकेंगे नहीं। हम परिवर्तन चाहते हैं, भारत को रिपब्लिक इंडिया, गणतंत्रात्मक राज्य देश बनाना चाहते हैं, यानी इसको भारत को बौद्धमय बनाना चाहते हैं। किसी भी भाषा में कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऑल ओवर उसको करने के लिए बामसेप ने जो वर्ड इस्तेमाल किया, वो वर्ड है व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन जिसका जिक्र मैंने आपके सामने पहले ही कर दिया। एक श्रेष्ठता वाली और एक समानता वाली 2 व्यवस्थाएं हैं। श्रेष्ठता वाली व्यवस्था को नकार करके समानता वाली व्यवस्था को स्थापित करना, यही व्यवस्था परिवर्तन है। लेकिन इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए कुछ प्री रिक्वायरमेंट जिसको कहते हैं, पूर्व शर्तें, वो हम पूरी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते मालूम है? क्योंकि जब हम 30-32 साल के थे और बामसेप में आए तो उस समय बड़ा जोश और जुनून था, बड़ी काम करने की इच्छाएं थी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, सारा कुछ हुआ। धीरे धीरे 40 पार हुआ, 45 पार हुआ, 50 के नजदीक आए, सोचा यार अब तो सारे सफेद आ गए, क्या ऐसे ही भागते रहेंगे या कभी सुख भी भुगतेंगे, अपनी जिंदगी में कुछ हासिल भी करेंगे। टारगेट छूट जाता है, बड़ा टारगेट छूट जाता है, छोटे टारगेट पे आ जाते हैं कि मुझे भी कुछ ना कुछ हासिल करना चाहिए, और फिर वो रास्ते से भटक जाता है और शॉर्टकट मारता है। शॉर्टकट में एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में वो तबाह बर्बाद हो जाता है। ये मिशन की कहानी। हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं तो व्यवस्था परिवर्तन से पहले की रिक्वायरमेंट क्या है? उससे पहले की रिक्वायरमेंट है कि अगर हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं तो उससे पहले समाज परिवर्तन अनिवार्य है। समाज परिवर्तन हम चाहते तो सत्ता के लिए फटाफट 10-20 लोग इकट्ठे हुए, पार्टी रजिस्टर्ड करवाया, पार्टी रजिस्टर्ड करवा करके और फटाफट इलेक्शन में उतर गए। 1-2 करोड़ रुपया आसपास में होता है कहीं पर लोगों के पास में, खर्च हो गया, खर्च होने के बाद घर बैठ गए। और फिर आने जाने वाले लोगों बोलते मेहनत तो बहुत की हमने, प्रयास तो बहुत किया हमने, है ना। और प्रयास किया, कौन सा प्रयास किया? ये शॉर्टकट मारने की बात। सत्ता परिवर्तन अगर हमें करना है, व्यवस्था परिवर्तन से पहले सत्ता परिवर्तन करना है, तो सत्ता परिवर्तन का मतलब है कि पावर अपने हाथ में लेना। पावर अपने हाथ में लेकर के ही हम लोग व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं। सत्ता परिवर्तन कांशीराम साहब ने किया, बहन जी 3-4 बार मुख्यमंत्री बनी, और जब बनी तो हुक्म किसका चलता था?
बहन जी का चलता था, सत्ता थी उनके पास, यहाँ ये बना दो, यहाँ अम्बेडकर पार्क बना दो, इस जिले का नाम ये रख दो, वहाँ पर वो यूनिवर्सिटी बना दो, वहाँ पर वो कर दिया ना, पावर था तब। आज तो नहीं कर पा रही बहन जी, तो वही है, नहीं कर पा रही। आज योगी जी कर रहे हैं, बुलडोजर चला दो, जहाँ क्या करना है वहाँ कर दो, क्योंकि पावर, सत्ता ही उस सिस्टम को चेंज कर सकती है। और सत्ता तक पहुंचने के लिए, मैं भूल गया बीच में बता दूं कि व्यवस्था परिवर्तन की पहली सीढ़ी, उससे पहला स्टेप जिसको कहते हैं पूर्व शर्त है, वो सत्ता परिवर्तन है। और सत्ता परिवर्तन तभी होता है जब समाज परिवर्तन होता है। समाज परिवर्तन का मतलब समझे, वैचारिक वाली बात इन्होंने बताई, लेकिन विचार परिवर्तन तो पहली पीढ़ी है, उसके बाद में क्या होता है। और तीसरे में समाज परिवर्तन के 3 स्टेप है। समाज परिवर्तन का मतलब जो समाज जागृत हो चुका, परिवर्तित हो चुका, दोस्त और दुश्मन को पहचान चुका, अपने और पराये का ज्ञान हो गया, बोध हो गया, उसके बाद वो क्या करेगा, वो उस व्यवस्था को बदलने का रास्ता ढूंढेगा, उसको चेंज करने का रास्ता ढूंढेगा। तो चेंज करने का रास्ता क्या होगा? पावर। प्राइम मिनिस्टर की सीट पर जाने के बाद ही वो कुछ कर सकता है, ऐसा उसके दिमाग में आएगा। वो सत्ता परिवर्तन का काम करेगा, जो समाज परिवर्तित समाज होगा। अब समाज परिवर्तन कैसे होगा? समाज परिवर्तन का शुरुआत वैचारिक रूप से होता है, इस प्रकार की संगोष्ठियां होती है, ऐसे ही विचारों का आदान प्रदान होता है। और वैचारिक रूप से परिवर्तित लोगों को मैंने देखा है, जब तक उमा शंकर जी की बात का मैं समर्थन करता हूं, नहीं 100% करता हूं, कि उन्होंने कहा कि जब तक हम व्यवहार में उस चीज को नहीं लाएंगे, आपका ज्ञान कोई काम का नहीं। आपके पास अथाह ज्ञान है, कोई कमी नहीं, भंडार भरे पड़े हैं, लेकिन अगर आपने उसको व्यवहार में नहीं लाया, शून्य, जीरो है, वो कुछ भी नहीं है। और व्यवहार में लाने के लिए या समाज में उसको प्रस्तावित करने के लिए, समाज में व्यवहारित करने के लिए अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ता, खुद में लाना पड़ता। इसलिए दुश्मन ने महिलाओं के ऊपर क्यों किया? क्योंकि महिलाएं बच्चे के मैच्योर होने तक सबसे ज्यादा टच में अगर कोई रहती है तो उसकी माँ रहती है। और माँ जैसी रहती है वैसे ही वो, जो उदाहरण इन्होंने दिया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी बच्चों में एक ट्रैक चल रहा है, उनकी माताएं जो है बड़े बड़े फॉरेन में, विदेश में, यहाँ से चली गई, देश बदल दिया, लेकिन विचार वही है। और वहां पर गणपति की या किसी की मूर्ति रखकर बच्चे को बोलते जय जय करो, जय जय करो, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राम। ये क्या है? जो बौद्धिक रूप से महिला उधर की गुलाम है, वो वही तो डालेगी अपनी आने वाली जनरेशन में, वही तो डालेगी बच्चों में। स्कूल में बच्चा वीक में 6 दिन रहता है, फिर उसकी छुट्टियां मिला करके मेरे ख्याल से लगभग 1 साल में 6 महीने भी बच्चा स्कूल में नहीं रहता। और 6 महीने के अंदर 5 घंटे का या 5.5 घंटे का ऑल ओवर उसका टीचिंग टाइम होता है। उसको अगर हम लोग ऐड कर लें, 24 घंटे से जोड़ लें, तो पूरे साल में एक बच्चा एक स्कूल में 1.5 महीना रहता है। उसका जो टाइम है वो 1.5 महीने का टाइम है। 5 घंटे का एक दिन का या 4.5 घंटे का मान लो टीचिंग वर्क, फिर महीने की गर्मी की छुट्टियां और बाकी की छुट्टियां सारी कलेक्ट करके उसका वर्किंग डे निकाल करके ऑल ओवर करोगे तो आवर्स के अनुसार, घंटों के अनुसार वो 1.5 महीने, एक साल में 1.5 महीने स्कूल में टीचर्स के संपर्क में रहता है। ठीक है। और मुश्किल से 5 या 10 दिन पूरे महीने में, या तो सुबह आधा घंटा या शाम को, वो फादर के कांटेक्ट में रहता है, अपने पिता के। वो भी कुछ अपवाद, सारे बच्चे नहीं रहते, पापा को देखते भाग जाते हैं, उनके पास नहीं बैठते, उनकी बात नहीं सुनते। ठीक है, ये सत्यता है, परफेक्ट बात बता रहा हूं आप। तो बाप चाहे कितना ही ज्ञानी है, वैचारिक है, आइडियोलॉजिकल है, लेकिन अगर 4 मेहमान भी आकर बैठ गए, डॉक्टर साहब भी घर में आ गई, तो बच्चों डिस्टर्ब मत करो, बाहर जाओ खेलो। अब उसको बाहर जाओ खेलो, वहां क्या बात हो रही है उसके तो कुछ पल्ले पड़ी नहीं। अगर हम में समझदारी होती तो उन्हीं बच्चों को कहते बैठो बच्चे, हम बात कर रहे हैं, मैडम आई है, इनके साथ क्या चर्चा होती है, आप भी सुनो। नहीं होता। लेकिन किसी भी परिस्थिति में बच्चा चाहे फादर के पास डेली आधा घंटा 15 मिनट रुके, चाहे स्कूल में 4 घंटे रुके, चाहे खेलने वाले टाइम में चला जाए, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं कि साल के अंदर 6 से 8 महीने वो सिर्फ माँ के संपर्क में रहता है। रात को सोता माँ के पास है, बैठता उठता, अपने मन की बात माँ से करता है। ठीक है ना, कोई डिमांड होती है तो बाप से नहीं करता, माँ से कहता, पापा को बोलो मुझे ये चाहिए। तो बच्चे की जो परवरिश है या बच्चे की जो उसको परिपक्वता जो होती है माँ से होती है। इसलिए हमारे दुश्मन ने महिलाओं को टारगेट किया। इसलिए आप देख सकते हैं कि उनकी कथाओं के अंदर महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है, पुरुषों की नहीं होती। वो हर तरीके से, अगर पुरुष दुकान चला गया, घर चला गया, नौकरी पे चला गया, पंडित उसके घर पहुंच जाएगा कि ये महिला लगातार इतना प्रयास करने के बाद कथाओं में आई क्यों नहीं।
वो अपना 2 घंटा बिगाड़ करके उसके पास बैठेगा, उसके अंदर एक डर डालेगा, एक भय डालेगा, अरे मैडम बहुत कुछ है, आपके पति अच्छा कमाते हैं, वो है, लेकिन आपके ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इसकी वजह से धन संचय नहीं होता है, पैसा रुकता नहीं है। ऐसे बातें करते हैं ना वो महिलाओं के पास आके, और महिलाएं तुरंत ही उस बातों पे प्रभावित हो जाती है, और फिर जब पति घर आते हैं तो लहसुन छिलवाना शुरू कर देती है। आई बात समझ में? पंडित जी ने कहा था वहां जाना पड़ेगा, वहां जाके ये करना पड़ेगा, ये नहीं करेंगे तो हमारे घर में सुख समृद्धि नहीं होगी, धन की बचत नहीं होगी, है ना। मतलब वो पति पर दबाव बनाती है, जो पंडित कह गया वो करने के लिए, और पति मजबूर हो जाता है। इसलिए ये बात आज के परिप्रेक्ष्य में हम कहें तो महिलाओं को सशक्तिकरण करने का मतलब उनको कोई सुरक्षा देने का मामला नहीं है, उनको किसी प्रकार के कोई क्या कह सकते हैं, मुफ्त का कुछ, जैसे आजकल सरकारें मुफ्त बांट रही है ना सारा का सारा। मैं मुफ्त बांटने वालों का बहुत विरोधी हूँ, क्योंकि वो हमारे समाज को भिखारी बना रहा है, गुलाम बना रहा है। तुम अपने हक मत मांगो, अधिकार मत मांगो, शिक्षा मत मांगो, अपना सम्मान और स्वाभिमान मत मांगो, 5 किलो गेहूं मांग लो, हम दे देंगे, ठीक है ना। तुम्हें इंदिरा रसोई में कम पैसे में खाना खिला देंगे, तुम्हें फोकट में जो चाहिए वो दे देंगे, ये चीज नहीं देंगे। इसलिए आज की परिस्थिति में हम कहें तो हम महिलाओं को उनके किसी भी एहसान की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की उनकी रहमो करम की जरूरत नहीं है। बस हमारे अंदर का मान सम्मान स्वाभिमान अगर जाग जाए, हम लोग उसके लिए तैयार हो जाएं कि हम जगत जननी हैं। ये अगर प्रत्येक महिला मान लेती है कि जगत जननी वही है और जगत चलेगा तो उससे ही चलेगा, उसके सिवाय जगत नहीं चल सकता, तो उस जगत जननी को, उस जगत की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। जिन बच्चों को वो जन्म दे रही है, उन बच्चों को मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने के लिए तैयार करना भी उसकी जिम्मेदारी होती है। मैं भारत के परिप्रेक्ष्य की बात बताऊं, बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारी जगह पर लिखा है कि जहां पुरुष की कोई जिम्मेदारी नहीं है समाज में, और थी ही नहीं भारत में। गणतंत्रात्मक जब देश भारत था उस समय थी ही नहीं, और उस समय की कहावतें आज भी जिंदा हैं अगर आप उस पर गौर करें। पुरुष तो पेड़ी का प्रावणा, क्या बोलते हैं, पुरुष तो पेड़ी का प्रावणा, यानी कि पेड़ी तक ही है पुरुष। घर तो औरतों का, घर तो महिलाओं का है आज भी। बाप तो सेडे का सांप, बाप को क्या कहा गया है, बाप तो सेडे का सांप है, लेकिन मां, कहावत है, पेट तो वो नागिन क्या कहते हैं उसको, पलड़की बोलते हैं हमारे, पेट तो उसको भी वाला होता है, प्यारा होता है। मतलब जो संतान 9 महीने कोख में ही नहीं रखती, वो 15-20 साल का मैच्योर होने तक अपनी कोख से बाहर अपने आंचल में, अपने गोदी में रख करके उसको पुरुष बनाती है। तो जिम्मेदारी इस धरती के ऊपर, इस संसार के अंदर, इस जगत जननी की है। जो जगत जननी है, जग को उसे ही संभालना है। लेकिन भारत की जगत जननी को तो बिल्कुल ही गुलाम और लाचार और मोहताज और अबला बना दिया है। उसको तो अपनी सुरक्षा के लिए भी दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ रहा है। क्या वो देश विकास करेगा, क्या वो देश आगे बढ़ेगा, जिसको दुनिया ने, प्रकृति ने और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने राइटिंग एंड स्पीच के अंदर बहुत सारी जगह लिख कर रखा हुआ है कि पुरुष तो सिर्फ विचरण करते थे, पुरुष कभी घर नहीं बसाते थे। और इसका एक बहुत बड़ा नेचुरल उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। नेचुरल उदाहरण क्या है, भारत जब स्त्री प्रधान था उस समय भारत के बच्चों की पहचान मां के नाम पर होती थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य को बाप की पहचान से नहीं है, वो मां की पहचान से, उसकी मां मुर्रा थी, मुर्रा, उस मुर्रा की वजह से मौर्य संप्रदाय बना, समुदाय बना, और वो अपनी मां की पहचान से है। आइडेंटिटी भारत में बच्चे की आइडेंटिटी मां से होती थी। ठीक वैसे ही जैसे एक भारत के इस पुरुषों को छोड़ करके, भारत की व्यवस्था को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर अब मातृ प्रधानता को खत्म करके, स्त्री प्रधानता को खत्म करके, मातृ प्रधानता खत्म करके पुरुष प्रधानता को स्थापित कर दिया है। वरना आपके घर में अगर गाय है, भैंस है, बकरी है, मुर्गी है, कुछ भी है, कोई भी जानवर है, कुत्ता है, उसके बच्चों की पहचान किससे होती है? आप सभी समझदार हैं। कोई ये कहता है कि ये बैल उस बैल का बछड़ा है? हर कोई पूछेगा नहीं ये किस गाय का बछड़ा है, ये किस भैंस का पाडा है। कोई बोलेगा ये किस पाडे का पाडा है। कोई कहेगा ये किस चिड़े का चिड़िया है, किस चिड़िया का बच्चा है, किस कुतिया का बच्चा है, किस बकरी का बच्चा है, किस भेड़ का बच्चा है। पहचान माँ से है ना, बाप से नहीं है ना।
पूरा प्रकृति, पूरा नेचर अगर कहता है कि मां से पहचान है, तो भारत में पुरुषों की पहचान भी मां से ही होती थी। लेकिन दुश्मनों ने देखा कि इन महिलाओं को गुलाम बनाकर रखेंगे तो ये तो कहीं जाने वाले नहीं है, हमारे पैरों में छटपटाएंगे। इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें तो सावित्रीबाई फूले, प्रत्येक मिशन की महिला को सावित्री फूले बनना पड़ेगा। अगर आपने जिन बच्चों को जन्म दिया है उन बच्चों को, या फिर आपके जो पोते परपोते होने वाले हैं उनको सुरक्षित चाहती हो तो बीड़ा तुम्हें उठाना पड़ेगा। ये हम लोग तो कहने के लिए आए, हम लोगों से होता तो हम कब का कर लेते। बड़े बड़े 30 मार खा, हम लोगों ने कम काम नहीं किया, बड़े बड़े, लेकिन जहां महिलाओं ने किया है ना उसका इतिहास बदला गया। लड़ाइयां तो शिवाजी ने भी लड़ी, लड़ाइयां तो बहुत सारे लोगों ने लड़ी, ऐसी बात नहीं है, युद्ध लड़े और मरे, लेकिन एक सावित्रीबाई ने भारत के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन लाया कि स्त्री और पुरुष, शूद्र और अतिशूद्र सारे शिक्षा लेने लगे। और शिक्षा की वजह से इन 60-70 सालों के अंदर या 100 सालों में इतना परिवर्तन अगर आ गया। अगर ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ना होते तो छत्रपति साहू महाराज ना होते, छत्रपति साहू महाराज और सयाजी गायकवाड़ ना होते तो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, बाबा साहब अम्बेडकर अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो आप और हम यहाँ पर। इसी के साथ आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बीड़ा जिम्मा उठाना पड़ेगा।